नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। देश में ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे विद्रोह पनप रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक छोटा सा उफान देखा गया। इसके पहले, बल्कि इसके साथ साथ जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा में, उसके पहले गुजरात में पट्टीदारों का आंदोलन, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। और इन आंदोलनों के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि क्या इस तरह के आंदोलन करने वालों को देशद्रोही कहा जा सकता है? क्या उन पर देशद्रोह का कानून लगाया जा सकता है? आज ये स्थिति इसलिए आई है कि जेएनयू के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया। आरोप यह था कि वो वहां मौजूद थे जहां भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। निश्चित तौर पर भारत के खिलाफ नारे लगाना गलत है, लेकिन एक वर्ग यहां मौजूद है जो भारत के खिलाफ नारे लगाता है। हम आज महापंचायत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की बातें, नारेबाजी उचित है या अनुचित, और उसको किस कानून में सजा दी जानी चाहिए, देशद्रोह के कानून में या फिर किसी और कानून में। ये कुछ उदाहरण हमने सामने रखे। बहुत सारे आंदोलन देश के कई हिस्सों में चल रहे हैं। आंध्र में एक वर्ग ने आरक्षण की मांग की, उस पर भी इस तरह का कानून लग सकता है क्या? गुजरात में पट्टीदार आंदोलन के नेता ऑलरेडी देशद्रोह के मुकदमे में बंद है। तो आज ये समझने की कोशिश करनी ही चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि गुजरात में हार्दिक पटेल देशद्रोह के मुकदमे में बंद कर दिए जाते हैं, और हरियाणा में जब जाट आंदोलन होता है तो इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भाषण से या किसी के लिखने से हिंसा फैलती है तो उसे देशद्रोह माना जा सकता है। गुजरात में उस तरह की हिंसा नहीं दिखाई दी, पर हार्दिक पटेल देशद्रोह के मामले में बंद है। और हरियाणा में हिंसा ही हिंसा, करीब 12 जिले जो है हिंसा से प्रभावित हुए, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई, करीब करीब 20 लोग मारे गए। उसके बावजूद वहां देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला। तो आखिर देशद्रोह है क्या? क्यों हम इस मुद्दे को लेकर इतने सेंसिटिव हैं? क्या सरकारों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फैसला करने का अधिकार है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए, यानी महापंचायत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। उसके साथ साथ अनिजेश अवस्थी जी, संघ के प्रमुख आइडियोलॉग माने जाते हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये है क्या। जफर सईद साहब हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, और कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता। हम मिल करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सब है क्या। लेकिन इस महापंचायत का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है आम जनता, खासतर तौर पर छात्र और युवा। वो भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी राय को भी समझेंगे और उनके विचार को भी देखेंगे। आप सभी लोगों का स्टूडियो में स्वागत है। इस मामले पर बहस शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि मुद्दा है क्या। तो हमने कहा ये आरक्षण बोला, जातिवाद बहुत खराब है। देशद्रोह के केस में जमानत पर रिहा होने के बाद इसी अंदाज में कन्हैया कुमार ने जेएनयू में अपनी बात रखी। ये नारे अच्छे हैं, जोशीले भी हैं, और इनमें से कुछ आजादी के बाद से लगातार लगते भी रहे हैं। लेकिन नारे जेएनयू कैंपस में 9 फरवरी को भी लगे। उनमें से कुछ नारों को देश विरोधी माना गया।
क्योंकि वो आतंकियों के समर्थन में थे। हालांकि उस दिन की घटना के वीडियो के 2-3 वर्जन सामने आए। असली कौन सा है और फर्जी कौन सा है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। असली और नकली वीडियो के बीच देशभक्त और देशद्रोही की लकीर खींच गई। टीवी पर, अखबारों में, हमारे आपके ड्राइंग रूम, यूं कहें कि पूरे देश में बहस छिड़ गई। कुछ लोगों को बिना केस, बिना मुकदमा देशद्रोही करार दिया गया। कुछ स्वयंभू देशभक्त मैदान में कूद पड़े, सड़कों पर झंडे लेकर निकल पड़े। कुछ तो अदालत में ही देशभक्ति दिखाने लगे और देशभक्ति के उनके मॉडल से मेल न खाने वालों पर टूट पड़े। इससे पहले कि कोर्ट कोई फैसला करता, एक छात्र नेता, कुछ प्रोफेसर और पत्रकारों को स्ट्रीट जस्टिस दे दिया गया। हर साल 1,30,00,000 नौजवान जॉब मार्केट में अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़े हो रहे हैं। उन्हें जरूरत नौकरी की है। नेताओं की चर्चा देशभक्ति पर हो रही है। पठानकोट और पांपोर के हमले आतंकवाद के बढ़ते खतरे के संकेत हैं। जरूरत सुरक्षा देने की है। नेता जेएनयू में देशद्रोही ढूंढ रहे हैं। यूनेस्को के मुताबिक भारत में करीब 29 करोड़ अनपढ़ हैं। जरूरत बच्चों को पढ़ाने की है, लेकिन नेताओं का ध्यान घर वापसी और इंटॉलरेंस पर है। करीब 34 करोड़ लोग सरकारी गरीबी के दायरे में हैं। आजादी के वक्त इतनी देश की पूरी आबादी थी। जरूरत उन्हें गरीबी से उबारने की है, लेकिन नेता रोहित वेमुला का कास्ट सर्टिफिकेट तलाशते रहे। देश के 30% से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, लेकिन नेता जेएनयू को मिलने वाली सब्सिडी पर बहस कर रहे हैं। इन मुद्दों के होते हुए पहले तय तो ये करना चाहिए कि देशद्रोह क्या है और देशभक्ति किसे कहते हैं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस महापंचायत में एक और प्रमुख विचारक शामिल हो रहे हैं। चंद्रभान जी, आपका स्वागत है। अक्सर लोग कहते हैं कि दलित चिंतक हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि देश चिंतक हैं। इनके विचारों को आप देखेंगे अभी। और सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं चंद्रभान जी से। चंद्रभान जी, ये जो नई चर्चा शुरू हुई है कि देशद्रोह और राजद्रोह, जो कुछ हुआ, जैसे कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया, देशद्रोह का मुकदमा चला। इसके पहले की बात अगर करें, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी से पहले की बात करें तो महात्मा गांधी को यंग इंडिया में एक लेख लिखने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया था। लोकमान्य तिलक को भी एक अखबार में लिखने के कारण गिरफ्तार किया गया था, इसी देशद्रोह के कानून में। आज भी कन्हैया तो बाहर आ गए हैं, लेकिन हार्दिक पटेल, उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ये क्या सब देशद्रोह है? इसमें एक बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। कश्मीर में एक पार्टी है पीडीपी, जो अफजल गुरु को मार्टर मानती है। उन्हीं के साथ बीजेपी ने सरकार बना रखा था। अब जेएनयू में क्या हुआ, अभी तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कन्हैया कुमार एंटी इंडिया स्लोगन लगाते पाए गए हैं। पर कुछ लोग एंटी इंडिया स्लोगन लगा रहे थे। उन एंटी इंडियन स्लोगन लगाने वालों को न सरकार पकड़ रही है, न उनको पकड़ने के लिए कोई कहीं से प्रेशर लगा रहा है। तो मैं क्या समझूं, कन्हैया कुमार ने एंटी इंडिया स्लोगन नहीं लगाया, लेकिन एंटी सिस्टम, एंटी कास्ट सिस्टम, एंटी ब्राह्मणवाद स्लोगन लगाया। और जिन्होंने एंटी इंडिया स्लोगन लगाया उनके बारे में तो लोग भूल ही गए। वो मिल नहीं रहे हैं ना, ये लोग मिल गए हैं। नहीं, खालिद और वो, तो वो ये मिल दोनों नहीं रहे हैं। कहाँ छिपे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। खालिद वो बाहर आ गए, वो मिल नहीं रहे हैं। तो जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको जाना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए ना सड़क पर, कि पकड़ो जल्दी एंटी नेशनल्स को। ये तो वो तो छिप गए। अब हमारे यहाँ से पुलिस का है, कोटा पूरा करने के लिए कोई एक दो आदमी बंद कर दिया जाता है, ताकि जनता भी जो है वो ये समझ जाए कि भाई कार्रवाई हो गई। मैं ये पॉइंट ड्रा करना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह यह डिमांड नहीं करेंगे जल्दी से जल्दी उन एंटी इंडियंस को पकड़ा जाए। वो तो कन्हैया के खिलाफ ही लगे हुए हैं। या क्यों? इसलिए कि कन्हैया ने इस व्यवस्था को चैलेंज किया है। मैं जानना चाहता हूं, मैं अपने को ठीक कर लूंगा, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या कन्हैया कुमार के खिलाफ लोग पीछे पड़े हैं इसलिए कि उसने इस व्यवस्था को चैलेंज किया है। उसने कहा जातिवाद खत्म करो, ब्राह्मणवाद खत्म करो।
कन्हैया कुमार ने निकलने के बाद, रिहा होने के बाद भी बयान दिया, प्रेस के सामने भी आए और ये कहा कि मैं आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहता हूं, मैं जातिवाद से आज़ादी चाहता हूं, मैं भूखमरी से आज़ादी चाहता हूं, मैंने देश से आज़ादी कभी नहीं मांगी। अवनीशेष जी, ये जो मुद्दा है, ये वो एक व्यक्ति सामने से कह रहा है और चंद्रभान जी ने भी इसको उठाया कि जो लोग नारे लगा रहे थे वो तो पकड़े नहीं गए, उनका अता पता नहीं मिल रहा है, और जो मौजूद थे उनको बंद कर दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चंद्रभान जी कह रहे हैं कि वो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। दो बातें, एक तो ये कि जब कन्हैया को पकड़ा गया या उमर खालिद को वहां पकड़ा जाना था तो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने यह कहा कि जेएनयू के अंदर पुलिस घुस नहीं सकती। बाहर बैठकर के स्टूडियो में एक तरफ कहते हैं कि जेएनयू में पुलिस घुस नहीं सकती, दूसरी तरफ कहते हैं आप उनको पकड़ते क्यों नहीं। जब कह रहे हैं आप उनको पकड़ते क्यों नहीं, आपकी पुलिस क्या है? एक मुख्यमंत्री ने तो यह कह दिया पुलिस अपने मेरे हाथ में दे दो, मैं 2 मिनट में पकड़ के लाके दिखा दूंगा, और जब पकड़ने जाती है पुलिस तो कहते हैं अब जेएनयू के कैंपस के अंदर पुलिस घुस नहीं सकती। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है कि राजनीति के लिए इस देश के बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, लेकिन कैंपस में पुलिस के जाने का एक नियम बना हुआ है। शैलेश जी, मैं अब आ रहा हूं उस बात पर। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो कह रहे हैं ना कि पकड़ते क्यों नहीं। अभी चंद्रभान जी ने कहा कि राष्ट्रवादी लोग सड़क पर आकर के पकड़े, मैं उस चलिए धरना प्रदर्शन करें। वो धरने प्रदर्शन तो बहुत हुए, खैर उसकी अगर आपको जानकारी नहीं है तो राजघाट से लेकर के जंतर मंतर तक कम से कम 2.5-3 लाख लोग निकले 21 फरवरी को। 21 फरवरी को तो बहुत जबरदस्त मार्च था, वो ऐतिहासिक मार्च था और स्वतः स्फूर्त लोग आए थे। एक बात, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि ये देश विरोधी नारे या देश की बर्बादी तक जंग रहेगी, देश के टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये जेएनयू में क्यों लगते हैं? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाता हूं, वहां किसी की हिम्मत नहीं कि कोई ऐसा नारा लगा जाए। जब तक भीतरी समर्थन नहीं मिलता वहां पर, तो ऐसा नारा किसी दिल्ली विश्वविद्यालय में आज तक नहीं देखा आपने। जबकि जेएनयू में परंपरा है, वो अभी कल नावेद साहब हरिशंकर जी बताएंगे, वो एक उनके कांग्रेस के प्रवक्ता थे, किसी दूसरे चैनल की बात है, उन्होंने कहा कि जेएनयू में तो हमारे यहाँ ये परंपरा है और हमसे जो असहमत होता है हम उसको घुसने नहीं देते जेएनयू के अंदर। ये उन्होंने ऑन एयर कहा। ये कहीं ऐसा तो नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जेएनयू में इस देश का जो वास्तविक गांव की जनता है वो पहुंचती है, आप ये भी समझ लें। विनोद जी, एक छोटी सी बात और, क्योंकि सवाल मुझसे कर रहे हैं, एक छोटी सी बात और, ये कि ये कहा गया जेएनयू में विचारक, राजनेता, आईएएस, आर्मी अफसर ये सब हैं। क्या जेएनयू में ये सिर्फ? पूरे देश में कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, बंबई विश्वविद्यालय है, मद्रास में है, कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय जहां से और बिल्कुल निकले नहीं? ऐसा क्या हो गया? ठीक है, जेएनयू को जितनी ग्रांट और राजधानी में होने के कारण, एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी होने के कारण, मैं उसकी किसी तरीके से उसकी प्रतिष्ठा में कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये कि जेएनयू में चूंकि ऐसे निकले इसलिए उसको कोई अलग से एक दर्जा दे दिया जाए, ये बहुत जबरदस्त गलत तरीका है। ये एक आभिजात्य विश्वविद्यालय और दूसरे जनता के लिए विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल गलत बात है। इस खांचे को, इस विभाजन को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जेएनयू में पढ़ते हैं, क्यों नहीं मिलता उनको एडमिशन? अगर इतने गरीब लोगों को है तो इनको क्यों नहीं मिलता एडमिशन? कारण क्या है? क्या सिर्फ गरीबी देख के दिया जाता है और सिर्फ उतने ही लोग गरीब हैं क्या? वहां पे एडमिशन के हिसाब से वहां पर एडमिशन के तरीके भी क्या है, इसके आप डिटेल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। बिल्कुल मालूम चलेगा आपको। वहां पे एडमिशन के, अपॉइंटमेंट के, वहां की कैंपस की राजनीति क्या है, इसके विस्तार में जाएंगे तो आपको जेएनयू के बारे में बहुत सारे खुलासे होंगे। इसको जानबूझकर थोड़ा अलग ले जाता हूं जी। आप जेएनयू में चर्चा हुई है, हम जेएनयू से पढ़े हैं, मैं जरा इस पे बात करूंगा। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में से निकल के मैं जेएनयू आया और इसलिए मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं। एक मिनट, दिल्ली विश्वविद्यालय ये जो कहना कि जेएनयू में एडमिशन में कोई पार्शियलिटी होती है या जेएनयू में एडमिशन में, मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। मैंने पार्शियलिटी की बात नहीं की। आपने कहा, एक मिनट, अब आप मुझे बोलने दीजिए ना, अवस्थी जी मुझे बोलने दीजिए, आपने अपनी बात कह दी। जेएनयू में मैं भी आया था, मेरा कोई माई बाप, कोई गॉडफादर नहीं था, ना मैं एसएफआई का सदस्य था, ना मैं एएसएफ का था, मैं बिल्कुल किसी भी वाम दल संगठन से नहीं था, और मैं एसआईएस में सेलेक्ट हुआ।
चाइनीज स्टडीज में सिलेक्ट हुआ और वहां से एमफिल किया मैंने। और जेएनयू में वैचारिक स्वतंत्रता जितनी है, ये कहना कि जेएनयू में किसी दूसरे को घुसने नहीं देते, जेएनयू में हमारे सामने ऑन एयर कहा है, ऑन एयर जिसने भी कहा गलत कहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यूनिट हमारे सामने बनी जेएनयू में। संजय सत्यार्थी, उमेश उपाध्याय जो आज इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो भी वहीं पर उसी समय थे। जेएनयू में एनएसयूआई की यूनिट थी, जेएनयू में फ्री थिंकर्स थे, जेएनयू में एसएफआई, जेएनयू में पीएसओ, जेएनयू में आईसा, जेएनयू में एसवाईएस, ये सारे जेएनयू में है। नहीं तो आप ये कहना बोलने दीजिए ना। आप देखिए, मैं नहीं बोलूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। जेएनयू के ये कहना कि जिसने भी कहा आपको कि वो घुसने नहीं देते, ये ठीक है, वामपंथी संगठनों का वर्चस्व रहा है, एसएफआई की वहां लीडरशिप रही है, एसएफ की रही है। जो चुनाव हुए हैं, चुनाव से जीतते हैं। इस चुनाव में विद्यार्थी परिषद का वर्चस्व दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा है, एसयूआई में रहा, तो कोई दादागिरी है क्या किसी की? मैं आता हूं आपके पास आता हूं मैं। मेरठ से लेकर पटना हरिशंकर तक जी मैं आ रहा हूं। समाजवादी विनोद जी, तो कोई दादागिरी विनोद जी, नहीं। एक छात्रों की इच्छा है, जिसको चाहे चुने। जफर साहब, नावेद साहब ने जो ये बात कही, इस बात के जवाब में कही, उनसे पूछा गया कि अभी वहां जेएनयू नावेद साहब आए नहीं, इसलिए मैं उनसे बात कर रहा हूं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि वहां जेएनयू के लोग तो कहते हैं कि हमने तो इंदिरा गांधी को भी भगा दिया था, पी चिदंबरम को भी भगा दिया था, मनमोहन सिंह को भी भगा दिया था। मैं आपसे सुनने से, तो आप क्या समझते हैं? उनका हमारी परंपरा ये रही कि हमसे जो असहमत होता है हम उसको अंदर घुसने नहीं देते। ये उन्होंने ऑन एयर कहा। इंदिरा गांधी का तो और ये तीनों, और ये सारे नहीं, आप किसी भी- हंसने की बात नहीं है। आप देखिए, आप ऐसा है ना, मेरे ऊपर मुकदमा करिए आप। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करिए आप। जी, अवस्थी जी, जेएनयू में हमने एक बात- लोगोवाल को बुलाया, बात ये हमने नहीं- लोगों को बुलाया, बुलाया। जेएनयू में मीटिंग कराई, झेलम में फारूक अब्दुल्ला को बुलाया। अभी रामदेव को मना किया गया, अभी रामदेव को मना किया गया, नहीं घुसने देंगे रामदेव को, मना किया गया, रामदेव को मना किया गया, मैं- रामदेव को मना किया गया, अभी मना किया गया रामदेव को, चलिए, रामदेव को भी मना किया गया। हो सकता है कि इक्के दुक्के लोगों को, ये तो हर विश्वविद्यालय में इक्के होता दुक्के है। लोगों हर को जेएनयू की बात तो मना किया गया हो, हर विश्वविद्यालय में लेकिन होता है। नहीं, बीएचयू में नहीं हुआ क्या? रामदेव बीएचयू में जो है, रामदेव इज एन अक्यूज्ड, ही शुड बी इन जेल। मैं सहमत नहीं हूं किसी को मना किया जाए। रामदेव एक चलिए, रामदेव- मैं जरा एक मिनट, मैं अवस्थी जी, मैं एक बार जफर साहब के पास जाता हूं। जफर साहब, आपसे एक आपकी सेकंड, राय एक सेकंड, शैलेश जी, एक्यूज्ड है, उसमें उनको क्या है, उनको कन्विक्टेड है, वो अक्यूज, कन्विक्टेड है वो अरे वो कन्विक्टेड नहीं, एक सेकंड, accused मैं- को अंदर मैं नहीं जाने जरा देंगे इसको- आप, accused को आप अंदर नहीं जाने ठीक है, देंगे आप। ये आने जाने की अगर कल बात, को कन्विक्टेड नहीं हुए, वो बरी होते अवस्थी हैं, जी, तो आप क्या कहेंगे? अवस्थी जी, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं accused को अंदर नहीं जाने नहीं देंगे नहीं, आप। आप अरे इसको आप दबंग की रहने तरह दें। बात कर रहे दबंग की हैं। बात नहीं, आपने कहा वो accused है, इंटेलेक्चुअल्स की तरह बात कर accused रहे है, हैं। accused इसमें ये रहने दें इसको, कृपया संसद में कितने सांसद accused हैं? कृपया, संसद में कितने सांसद accused हैं? हर पार्टी में है, इसलिए आप रुक जाइए, रुक जाइए, आवाज कम करिए। रुक जाइए, रुक Convicted जाइए, नहीं है वो। अवस्थी जी रुक जाइए। मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। जफर साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आने से पहले एक जो हमारे पास सूचना है उसको सामने रखता हूं। बिहार के केदारनाथ सिंह 1962 में एक भाषण के कारण उन पर सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा 124(24)A के तहत चलाया और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के एक पैनल ने, एक बेंच ने फैसला की। उसमें उसने कहा था कि देशद्रोही भाषणों, अभिव्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसकी वजह से किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े। अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। जेएनयू किसी तरह का इन तीनों में से कुछ भी नहीं, हिंसा नहीं हुआ, कोई असंतोष नहीं फैला, सामाजिक असंतुष्टिकरण भी नहीं फैला। लगभग यही स्थिति गुजरात में पटेल आंदोलन की थी। हार्दिक पटेल गिरफ्तार किए गए देशद्रोह में। और हरियाणा में हमने क्या देखा? हिंसा ही हिंसा। तो देशद्रोह उन पर क्यों नहीं? शैलेश जी, अगर ये कानून सही है तो। शैलेश जी, इस कानून के बारे में 2 मिनट के लिए बात करें तो बेहतर होगा। देखिए, ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से है और अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद कांग्रेस की सरकार रही है, सालों साल सरकार रही है। इस कानून का फ़ायदा उठाया है अगर किसी सरकार ने, तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार ने, जो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए बराबर यूज़ किया। आप हिस्ट्री पे जाइए, अगर उनकी मंशा रहती इस सेडिशन के लॉ को चेंज करने के लिए, तो 60 साल उनके पास थे, वो चेंज कर सकते थे, इसमें कई मॉडिफिकेशन ला सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। क्यों? इसलिए कि इस लॉ का इस्तेमाल किया उन्होंने टाइम टू टाइम। अगर आप वो भी जाएं हिस्ट्री में,
तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ इस्तेमाल किया। नहीं, एक मिनट मुझे चले अरुंधति रॉय जैसी लेखिका एक मिनट में अभी एक पूरी अरुंधति राय ने क्या कहा? एक मिनट मुझे बात पूरी विषय से भटक रहे हैं शैलेश जी, एक मिनट शैलेश जी, आप लोग विषय से भटक रहे हैं। हाँ, वो क्लिप जरूर दिखा दीजिएगा। मुझे और ये कहिएगा कि ये देश विरोधी नहीं है। मुझे बात खत्म कह कर दीजिए कि देश को, भारत देश को गाली देना देश विरोधी नहीं है। एक मिनट मुझे बात अपनी खत्म कर लीजिए। तो पहले तो ये बात है कि अंग्रेजों के टाइम से है और कांग्रेस ने इसका इस्तेमाल किया। अगर आप देखें 2012 की बात, फॉर इंस्टेंस 2012 की बात, एक आर्टिस्ट को, त्रिवेदी को, असीम त्रिवेदी, उसको उस पे लगाया सेडिशन का चार्ज। क्या वो सेडिशन के चार्ज के लिए हकदार था? आपको किसने मालूम है। लगा दिया? एक मिनट, आपकी सरकार थी, आप चुप रहिए पहले। किसने लगा दी चार्ज भैया? अरे भाई चार्ज महाराष्ट्र लगाने वाली कौन होती है? चार्ज लगाने वाली अरे कोर्ट ने फैसला किया होगा चार्ज लगाओ। आप कोर्ट से तो बरी हो। अब सरकार है, तब सरकार नहीं थी। नहीं, आप सरकार, तब सरकार नहीं थी। नहीं, तब आपकी सरकार थी, महाराष्ट्र में सरकार आपको पता नहीं है तब। मतलब हरिशंकर जी कह रहे हैं अब तो सरकार लगा रही आपको पता है नहीं और है। तब सरकार ने नहीं लगाया था, तब पुलिस ने लगाया था। सरकार ने अभी भी नहीं लगाया। अरे सुनिए बात। तब सरकार ने लगाया, आप बदल दीजिए और उसको। सरकार ने लगाया। आप सरकार 2 साल सरकार में बदल दीजिए। वही तो मैं कह रहा सारा सब कुछ 2 साल से सरकार में आप बदल दीजिए उसको। 60 साल में कोई गलती लोकसभा में ले जाइए, और बदल 2 दीजिए। साल में सारी अरे भाई, गलतियां होगी। पहले 2 साल बदल, आप- नहीं, गलतियां आप बता रहे हैं 60 साल में की है। सुनिए, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ किया 2 साल में आपने कर दिया है। शैलेश जी, आपने ऐसा कहा कुछ कि नहीं है। तब सरकार ने नहीं लगाया था। देते। जफर साहब आप एक बार हमें किसी से आपसे तू मैं नहीं कर रहा, आप बात करें अपनी, पहले मुझे बताने देते हैं। तो असीम त्रिवेदी पर लगे, उसको कोर्ट से बरी हुआ, पुलिस ने लगाया। यहाँ पर जेएनयू में एक थोड़ा हम इससे हट के बात करते हैं, जिसपे आप बार बार आ रहे हैं। देखिए, जेएनयू का जो मसला है और बाकी लोगों के मसले में आप डिस्टिंक्शन कीजिए। वहाँ पर आप अगर साउथ में चले जाएं तो आप साउथ की भी हिस्ट्री देखिए, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने के लिए कई केसेस आउटस्टैंडिंग है, आप देख लीजिए वो भी। हकीकत यह है कि जेएनयू का मामला था जहाँ पर ऐसे नारे दिए जाए, स्लोगन्स दे रहे थे, उसको अगर आप अप्रिशिएट करते, मैं सारे बच्चों से पूछता हूँ, तुम बताओ, आप सब लोगों को बताएं कि क्या ऐसे स्लोगन्स को जो आप जिस देश में रहते हो उसी देश के बारे में तोड़ने की बात को क्या आप सपोर्ट करेंगे? अगर आप करेंगे तो आप हाथ उठाइए, आप सपोर्ट करेंगे। आप देखिए कोई सपोर्ट करता है, नहीं करता। एक मिनट मेरी बात आने दीजिए। नहीं, एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट सपोर्ट कौन कर रहा है? एक मिनट सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। आप आपसे पूछता हूँ, लेकिन एक सेकंड, नारों को सपोर्ट नहीं करते, नारे लगाने वालों को सपोर्ट करते। नारे लगाने वालों को सपोर्ट करते, नारे लगाने वालों जफर साहब जी 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 एक सेकंड जफर साहब एक बार उसको जफर साहब को एक बार पूरा कर लेने दीजिए। राजनीति का पाखंड है। रुक जाए, मैं आता हूँ आपके पास। जफर साहब एक बार पुलिस ने बात- जो पकड़िए आप। एक मिनट जरा सुन लीजिए। पुलिस ने जो भी चार्ज लगाया उस पे कोर्ट में है मामला, कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है बेल में, उसकी कॉपी यहाँ पर है, आप देखिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 42 पॉइंट नंबर 42, 44, 45, 46 आप जरूर पढ़ो। आप बच्चे हो, ये देश के भविष्य हो, आप पढ़ो उसमें क्या लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट जिसने बेल दिया है, और उसके बाद भी ये कहता हूं उसमें क्या लिखा है। उन पे टीचरों पे हिदायत की गई है, टीचरों पे हिदायत की गई है, टीचरों पे इस टीचर पे कहा गया है कि भाई ऐसी गाइडलाइन दी है, जनरल कहा है न्यायालय ने। जरा जफर साहब को और जफर साहब और आप सब जफर साहब को एक बार पूरा कर पुलिस के वकील है क्या? नहीं, जफर साहब औसी जी एक बार जफर साहब को पूरा कर आप देखो जफर साहब, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी बिल्कुल। है, और ये सवाल पॉलिटिकल पार्टियों के सामने बिल्कुल है बोलिए, पूछिए कि आप। अगर गुजरात का पटेल आंदोलन देशद्रोह था तो हरियाणा का जाट आंदोलन देशद्रोह क्यों नहीं है? मैं जवाब देता हूं, हिंसा मैं हुई जवाब है देता यहाँ। हूं, लेकिन मुझे एक मिनट आप जरा इंटरप्ट मत कीजिएगा। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूं, एक चीज और आपको कहना चाहता हूं। देखिए, कन्हैया की बात खत्म कर दो, 1 मिनट मांग रहा था। आप कन्हैया आज बेल पे है, सबको मालूम है। आप कल से देखिए कन्हैया क्या स्पीच दे रहा है। आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बुलाई कर रहे हैं। आपको पूरा अधिकार है, आप नागरिक हैं, आप हमारी पार्टी की पॉलिसियों के बारे में बोल सकते हैं। आप पार्टी जो हमारे गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके बारे में आपको पूरा अधिकार है। हमारे लीडरशिप के बारे को आप बुरा कहिए, हमारी पार्टी के बारे में आप एक नागरिक की तरह आपको पूरा अधिकार है कहने का, मुझे कोई कतई उससे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें सिर्फ आपत्ति इतनी है, जब देश के अगेंस्ट में अगर नारा हो
तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते और इसके लिए किसी को नहीं। और जो लोग खड़े होते हैं सपोर्ट में उनके खिलाफ है। लेकिन कन्हैया आज देखिए आप पूरी स्पीच दे रहा है, हम क्या उस पर कुछ कर रहे हैं कार्रवाई? आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था तो किस तरह की स्पीच दे रहे कन्हैया? आप देखिए वो प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट कर रहे हैं, वो सारी पार्टियों को टारगेट करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। लेकिन क्या क्यों क्या? और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये है शैलेश जी कि ये नेसेंट स्टेज पे उसको बरी नहीं किया गया है, अभी उस पे केस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और नेसेंट स्टेज बहुत अर्ली स्टेज पे है। तो हम ये कह रहे हैं उसके बावजूद वो हर तरह के स्पीच दे रहे हैं। क्या कोर्ट उनको जेल में डाल रहा है? क्या पुलिस उनको पकड़ रही? हमें फ्रीडम पूरा है, लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए, राहुल गांधी ने, इनकी पार्टी के जो लोग हैं वो ऐसे सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी की तरह अपने, और या लेफ्ट जो है अपॉर्चुनिटी की तरह इसको इस्तेमाल कर रहा है आपके हिसाब से। हरिशंकर जी, मैं आपको एक याद दिला दूं, एक बात को याद दिला दूं। आप तो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र नेता रह चुके हैं और मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक बहुत ही वाहियात कानून है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। नेहरू जी के टाइम में खत्म नहीं हुआ, उसके बाद से लेकर लगातार आपकी सरकारें रही, इस कानून को खत्म नहीं किया गया। और जफर साहब ने आरोप लगाया कि जब जब आपकी सरकार को लगा राज्यों में या जहां भी, अब तो हमारी सरकार नहीं है भाई, अब कहां लग गया, इस्तेमाल किया गया। सारे तो देखिए ऐसा है कि चलिए जी एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस ने पहल नहीं। देखिए हम विषय पे आ जाएं जी। आपने डिस्कशन किस बात को लेकर, जो विषय है उससे हटके डिस्कशन हो रहा है। मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि जेएनयू के किसी छात्र ने देशद्रोह का नारा नहीं लगाया। मैं आपसे कहता हूं आप प्रूव कर दीजिए। आप एक आदमी के खिलाफ आप ये देशद्रोही बता रहे हैं, आप उसको एक मिनट रुकिए। नहीं मैंने बोला नहीं, आप गलत बयानी मत कीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, गलत नहीं बिल्कुल गलत बयानी नहीं कर रहा। गलत बयानी मैं आपको प्रूफ करूंगा। किसी भी छात्र ने आपको यही मैं प्रूफ करूंगा आप गलत बोल रहे हैं, का नारा नहीं लगाया, आप गलत बोल रहे हैं। और राहुल गांधी वहां पर गए, राहुल गांधी सुरक्षा के लिए गए, छात्रों के बुलावे के ऊपर गए, और राहुल गांधी वहां पर गए तो देशद्रोह के जो नारे लगाने वाले थे उनके समर्थन में नहीं गए। गलत बोल रहे हैं। लेकिन आज की सरकार, अब बीजेपी की पार्टी और आरएसएस ने मिलकर जेएनयू को टारगेट बनाया। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं 1978 के अंदर। मेरे समय में जेएनयू के अंदर इस तरह मैचुरी प्रेसिडेंट होते थे। 40 साल से मैंने जेएनयू को बड़ा नजदीक से देखा है। इनकी बात खत्म हो तो मैं सवाल करूंगा। स्पीच की फ्रीडम, बोलने की अभिव्यक्ति जेएनयू के अंदर हमेशा देश के तमाम विश्वविद्यालयों से सबसे अधिक रही है। वहां पर लोग मुक्त होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपकी पार्टी ने इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया, जब जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि सरकार कांग्रेस की रही, सरकार बीच में दूसरी पार्टी की भी रही है। ऐसा नहीं कि सरकार हमारी खाली थी। 1977 में जनता पार्टी बनी थी, इन्होंने क्यों नहीं खत्म कर लिया? उसके बाद सरकार 5 साल वाजपेयी जी के लिए, इन्होंने क्यों नहीं खत्म कर लिया? सवाल यह है कि कानून के दायरे के अंदर जो काम होना चाहिए, जो कानून कहता है उसी दायरे में होना चाहिए। राजनाथ सिंह जी को क्या जरूरत थी पुलिस कमिश्नर को बुलाने की और कहकर कि इसमें कार्रवाई करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने टारगेट करके जेएनयू के अंदर 40 साल से बीजेपी जेएनयू के अंदर पांव नहीं रख पाई, टारगेट करके बीजेपी अच्छा मौका देखा, क्योंकि सरकार उनकी है, अच्छा मौका देखा और बीजेपी ने टारगेट किया। नहीं, बीजेपी तो वहां बहुत दिनों से है, बीजेपी वहां बहुत दिनों से है और इस बार कई पदों पर वो जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि जीते अच्छी बात है, करें इस बात। देखिए ये कौन सा तरीका हुआ? अच्छा जफर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो फैसला आया है सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूं, तमाम छात्र भी यहां बैठे हुए हैं, कि छात्र आंदोलन की और छात्र एकता की विजय हुई है। आज तमाम उन लोगों की विजय हुई है जो छात्र एकता के समर्थन में खड़े हुए, और वो लोग जो बिना सोचे समझे खुद जज बन जाते हैं, कुछ कोड बन जाते हैं। आज बीजेपी के आप जरा जफर साहब के एक सवाल का जवाब बीजेपी के लोगों ने और सरकार ने, जफर साहब के एक सवाल का जवाब दीजिए आपको। जी बीजेपी के लोगों ने और सरकार ने अपने आप फैसला किया इस बात का। एफिडेविट बदलते हैं, ये कानून नहीं बदला, इन्होंने एफिडेविट बदला। आप जरा जफर साहब से, जफर साहब आप अपना सवाल पूछिए। एक सवाल पूछता हूं सब और उस पर छात्रों के सामने पूछता हूं आपसे, आपकी पार्टी से। मुझे ये बताइए, आप खुद कह रहे हैं जेएनयू में जो भी कोई नहीं था, ठीक था? आप ऐसा कह रहे हैं? सब लोग बाहर के नहीं, ठीक था, बाहर कौन लेकर आए वो आप बताएं। आप कह रहे हैं प्रशासन का काम है, सरकार का काम है देखना। अरे भाई आप कह रहे हैं, आप किसी को पकड़े बगैर कह देंगे चोर आदमी। आपसे भाषण नहीं देने के लिए बोला, सवाल सुनिए उसके बाद आप भाषण देंगे। सवाल वो पूछेंगे, आप पूछेंगे। एक सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। अच्छा चलो मैं इनसे पूछ लेता हूँ भाई, आप इनसे पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो राहुल गांधी, अगर वाकई
इस चीज के खिलाफ थे कि देशद्रोही नारे लग रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि देशद्रोही नारे बयान लगाए दिया जाए। राहुल गांधी ने, नहीं, अखबारों में आप छपा अभी हुआ है। सवाल सुनिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। आप इसलिए जवाब नहीं दे पाते, आप इतना आप बहुत उत्तेजित हो जाते राहुल जी हैं। का नाम जी, हमें बोलना आता अरे, है, आप ही ने ठेका लिया हुआ है। राहुल जी का नाम लेते आपने हैं कैसे क्यों हो जाते हैं? जरा सुनिए तो सही। आपको क्या डर है राहुल? हरिशंकर जी जरा सवाल तो सुनो। सुने, सुने सवाल। आपको क्या राहुल गांधी से? अगर राहुल गांधी जी वाकई देश का भावी प्रधानमंत्री है राहुल गांधी। देशद्रोही नारे लगाने आपको गलतफहमी वाले हो गई। के खिलाफ थे तो उन्हें सच पूछिए। इन सारे छात्रों से पूछता हूं मैं कि बताओ तुम लोग नहीं, मुझसे पूछिए आप। आप इधर पूछिए ना, उधर से क्या बात कर रहे हैं? साथ उनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके वहां किन छात्रों के साथ उन्हें खड़ा होना चाहिए था? जो छात्र, जो स्टूडेंट्स ऐसे नारे दे रहे थे कि जो लोग खिलाफ थे, इसके खिलाफ खड़े थे, इस कौन नारे खिलाफ था? इस किसने नारों के नारा खिलाफ लगाया? वहां से खड़े होकर आह्वान नारा देते, किसने लगाया? वहां से खड़े होकर सात आह्वान देते, कैसेट, लेकिन जी, वो किसके साथ खड़े रहे? डॉक्टर आप पूरी- कैसेट मिली है ये साहब। पूरी इन लोगों के लोग थे वहां पर, और वहां खड़े होते थे। विद्यार्थी परिषद के लोग थे जिन्होंने राहुल चेहरा गांधी- बाहर कर हरिशंकर दिया। जी, हरिशंकर जी, ना, इसका आप मतलब आप- जफर साहब एक ये मान सेकंड, रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं नहीं, ठहर जाइए, ठहर जाइए, ठहर ठहर जाइए, ठहर जाइए। अवस्थी जी, आपने आरोप लगाया कि विद्यार्थी परिषद- आप अवस्थी जी, आप राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं। अवस्थी जी, विद्यार्थी परिषद ने नारा अवस्थी लगाया। जी, आपको ये आपको ये अवस्थी कोर्ट जी, में प्रूव करना आप पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में आपको ये कैसे कोर्ट कह में सकते प्रूव हैं? करना पड़ेगा। राहुल गांधी के बारे में विद्यार्थी कैसे कहा परिषद ने आपने? नारे लगाए थे। राहुल गांधी के बारे में आप कैसे कहा? दोनों शांत हो जाइए। और अब मैं पब्लिक की तरफ जा रहा मैं कह रहा हूँ। हूँ आरोप लगा रहे हैं। अब आप भी तो आरोप भी लगा रहे आपके हैं। पास प्रमाण है ना? आप भी तो आरोप भी लगा अब रहे हैं। आपकी आवाज, अब आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं देगी, इसलिए मत बोले। मैं जा रहा हूँ पब्लिक के पास। जी, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछें। आप कह रहे हैं कि 60-70 साल से 60 साल से कांग्रेस की सरकार है, तो ये सेडिशन का चार्ज जो कानून है वो हटा देना चाहिए था। लेकिन अब तो 1-1.5 साल से, आपकी 2 साल से आपकी सरकार है, तो आप हटा दीजिए इसे। संसद तो चलने नहीं देते, ये कानून तो बनाने नहीं देते। आपने चलने दिया था 10 साल आपने संसद ये के बाहर सवाल खड़े रहे। देखिए, कानून तो बनाने नहीं ये देते। जफर साहब आपसे पूछा गया है सवाल। 10 साल संसद के संसद बाहर चलाने खड़े नहीं दे रहे। अवस्थी जी रुक जाए। सुषमा जी, स्वराज ये कहती थी। मैं बता सवाल जी, बीजेपी का नहीं है, सवाल छात्रों के सवालों नहीं का। नहीं, आप जरा उनको, जफर साहब को देखिए। ये अवस्थी जी, आपका जवाब जो है वो राजनीतिक है। मैं चाहता हूं कि वास्तविक जवाब जरा जफर साहब दें। जी जी रुक जाइए, 1 मिनट। जी सुनिए, इस दिन का जवाब सुन लें बस, हाँ, उसके बाद। नहीं, सवाल आपने किया, सही सवाल है। इस पे विचार होना चाहिए, बिल्कुल विचार होना चाहिए, और हम इसके खिलाफ नहीं हैं। देखिए, ये चार्जेस जो भी लगाए गए हैं आज तक, वो गलत तरीके से लगाए गए, चाहे पुलिस किसी दबाव में लगाए, किस पे जो, लेकिन आज नहीं, लेकिन जो नहीं, ये दबाव में जो लगाए गए कांग्रेस ये के सरकार में लोगों पे लगाए थे, ऐसे लोगों पे जो बिल्कुल इनोसेंट थे। और आसिम त्रिवेदी एक लिविंग एग्जाम्पल है जिसको सारे हिंदुस्तान ने खड़े होकर कहा गलत है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सेडिशन चार्ज जो ये लगा है वो डिस्टिंक्शन है मेरे भाई, कि वो देशद्रोही नारे की लगा। लेकिन किसी आप मोदी जी को गाली दो, मेरे प्राइम मिनिस्टर को, मेरे लीडरशिप को गाली दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे। मैं कभी आप पे सेडिशन चार्ज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये बात तो साफ हुई। जो जफर साहब ने कहा कि ये कानून रहे या नहीं रहे, उस पर बीजेपी विचार करने के लिए तैयार है। और ये एक जो बात उन्होंने की है, इसका निश्चित तौर पे स्वागत किया जाना चाहिए। ये तो breaking चाहे news है। देर सही सही, लेकिन ये इसका ब्रेकिंग न्यूज है। ये स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी चाहे उससे विचार पार्टी के करने फोरम तैयार से है, आया अच्छी बात है, है। ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, वो कल मान लेंगे, आज भी मानेंगे, कल मान आज लेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान शामिल हो रही हैं, एनी राजा, सीपीआई की नेता हैं। हम एनी जी, स्वागत है आपका। और आपके पास हम आते हैं, उसके पहले जरा एक बार हम चंद्रभान जी बहुत देर से देखिए, मैं जेएनयू से हूँ, ये जेएनयू से हैं। हम लोगों के समय एबीपी वाले जेएनयू में कदम रखे हैं, चुपचाप आते थे वहाँ पर, और कुछ लोग कहने अरे एबीपी आ गया एबीपी। मैंने कहा क्यों, इनसे क्या परेशानी है आपको? अरे एबीपी वाले पार्टी इलेक्शन में बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए हमें परेशानी है। पर देखिए आज यूपी वहाँ पर पद जीत रही है, तो जेएनयू को बदनाम करना, वहाँ पर एक ही आइडियोलॉजी चलती है, बाकी लोग सब बेकार हैं और सबको भगा देते हैं, रोक देते हैं। ये गलत बात है। ज्यादातर सीटें खिलाफ तो हम नहीं है, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। एबीवीपी ने जीती है। जेएनयू के खिलाफ हमारे सामने भी बनी है वहाँ पर। वहाँ एक तबका है, फाउंडर उसके मेंबर उमेश उपाध्याय और जो सदस्य इस तरह सत्यार्थी, ये के लोग थे। देशद्रोही आंदोलन के साथ है,
उसके खिलाफ है, जेएनयू के खिलाफ बिल्कुल नहीं बीजेपी। मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ, जेएनयू एक इंस्टीट्यूशन है, हम उसके रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें सारे उसमें 8,000 बच्चे पढ़ते हैं। अराजक हो सकते हैं, समाजवादी हो सकते हैं, कम्युनिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल आप देशद्रोही नहीं हो सकते। पब्लिक जो है एक बार फिर से एक सवाल फिर से मैं पब्लिक की तरफ जा रहा हूं, और जैसे ही मैं पब्लिक की तरफ जाता हूं आप इधर की आवाजें बंद हो जाती हैं। कृपया एक बार सर, मेरा ये सवाल है कि हम देशद्रोह के बयानों को नहीं कह रहे हैं कि वो सही कह गए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि पूरे जेएनयू को आपने एक ही अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया, और प्राइम मिनिस्टर एक हमारे लीडर हैं, तो उन्हें इस मामले में बोलना चाहिए था। अभी तक ये बोला गया है कि जो वीडियोस थी वो गलत थी, तो अभी तक प्रधानमंत्री सामने आके हमसे क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उनको क्यों नहीं हमसे बात कर रहे हैं? वो उनको कहना चाहिए एज ए लीडर ऑफ दिस कंट्री। देखिए, ये अच्छा सवाल है और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि देखिए, जेएनयू में 8,000 बच्चे हैं, पढ़ते हैं, 8,000 छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। हम और जेएनयू इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहता हूं, बिल्कुल खिलाफ नहीं है। जेएनयू को रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ के छात्रों की रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सम्मान आदर करते हैं। लेकिन उस पूरे 8,000 में अगर 10 बच्चे भी ऐसे हैं जो कि देश को तोड़ने वाले नारे लगाते हैं, और नहीं, वो चाहे कहीं भी हो, हम जेएनयू के खिलाफ नहीं, हम उस छोटे से ग्रुप के खिलाफ है जो कि जिसका कोर्ट के बेल के डॉक्यूमेंट में, जो इस डॉक्यूमेंट को आपको दिखाया था, उसमें देखिए 44 नंबर पॉइंट में कोर्ट ने जिक्र किया है कि वो इन्फेक्शन की तरह है कि अगर आपके बदन में लग जाए तो पहले उसका इलाज करते हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो ऑपरेशन करते हैं, और वो नहीं हुआ तो पैर में अगर हो जाए तो पैर भी काट देना पड़े तो काट देते हैं। लेकिन जजमेंट के बारे में आप जज को ये मत कीजिए चैलेंज। शेखर गुप्ता ये नहीं है, शेखर गुप्ता एक जर्नलिस्ट है, और कोर्ट के आप इस तरह से मत बजिए। कोर्ट में जो जज के बारे में जज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अरे तो सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन रात के 2 बजे खुला था, फैसले पर नहीं, उसमें क्या बात हो सकती है। रात के 2 बजे खुला था सुप्रीम कोर्ट। ऐसे से क्यों कर रहे हैं? ऐसे से क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे क्यों नहीं बोलते ये कह रहे हैं, तो उस पूरी चीज को समझना पड़ेगा कि हम किसके खिलाफ हैं। हम आपसे पूछते हैं कि अगर 8,000 बच्चे में अगर 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि देश को तोड़ने ही चाहते हैं, कुछ ऐसे गलत काम उनके साथ हैं आप? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, तो बस हम उनके खिलाफ, हम उनके ही खिलाफ है। बताइए ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बार बार हम भी आपसे यही कह रहे हैं, के खिलाफ आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत। आपके राहुल गांधी ने जाके अरे राहुल गांधी ने सब कुछ किया, आप इज्जत रखिए राहुल गांधी की। आप देश को रुकिए, तोड़ना चाहते हैं, एक मिनट। आप जेएनयू को बंद करवाना चाहते हैं। आपसे मेरा सवाल है, हाथ उठाकर जवाब दीजिए आप क्या बात कि कर रहे क्या हैं? राहुल गांधी की बात मत कीजिए। कन्हैया कुमार छात्रों के और साथ है, हार्दिक नौजवानों के साथ पटेल जैसे लोगों को देशद्रोह कानून में बंद किया जाना चाहिए? जो लोग समर्थन करते हैं वो जरा हाथ उठाएं। सर, दोनों जो को लोग एक जगह नहीं देखा जा सकता। जो लोग इसको गलत समझते हैं वो कृपया हाथ उठाएं और जोर से बोलें नहीं। कन्हैया में तो नहीं। जी, एक मिनट रुक जाइए आप। बार बार देखिए, हमारा मतभेद कहां पर है? हमारा मतभेद ये है कि कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, उमर की गिरफ्तारी हुई, अनिबन की गिरफ्तारी हो गई। किसी को आप देशद्रोही बता दें, ये आप कौन जज हैं भाई? मैं तो नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप ही कह रहे हैं, लगातार आपकी पार्टी कह रही है, आपकी सरकार कह रही है। लेकिन बिल्कुल, हरिशंकर जी वैसे देखिए, कोर्ट करेगी ना, कोर्ट करेगी भाई। हमारे साथ एनी राजा जुड़ रही हैं। एनी जी, ये गलत बयानी आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस वाले गलत बात मैं एक सवाल यहाँ बार बार पूछ रहा हूँ बयानी मत करो कि भाई। एक आपका तरफ कहने का मतलब यही है। तो मतलब आप हार्दिक मत निकालिए पटेल ना, को मैं तो बोल रहा हूँ, पाटीदारों उसको के समझिए, आंदोलन आप तो गलत बोल रहे हैं। का नेतृत्व करने के कारण गिरफ्तार किया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और दूसरी तरफ हरियाणा में जाट आंदोलन होता है और बसें जला दी जाती हैं, घर जला दिए जाते हैं, हत्याएं होती हैं, पर तब वहां देशद्रोह का मामला किसी पर नहीं चलता। आखिरकार क्या कारण है कि एक तरफ हार्दिक पटेल एक ही बात के लिए, उसी आरक्षण आंदोलन के लिए तो देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर किसी के भाषण से या उसके कहने से हिंसा फैलती है तो वो देशद्रोह माना जा सकता है। यहां तो हिंसा का तांडव हुआ हरियाणा में। आखिर क्या कारण है इसकी? क्या इसका कोई राजनीतिक हल दिखता है? ये शैलेश जी, में ये पूरी चर्चा जो मैं सुन नहीं पाई है, इसलिए मैं कुछ रिपीटेशन, बाकी लोग जो बोला वही बात मैं बोल रही, तो माफ करना। कि मुझे इस वक्त सिर्फ यही कहना है कि जो कन्हैया ने बोला है
कि इस देश की जो संविधान है उस संविधान में जो चीज बताया गया है उस चीज अधिकार का हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, जो चीज का अधिकार पाने के लिए जो आवाज उठाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो बाकी लोग आवाज उठा रहे वो चीज नहीं हो रही। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से नहीं निभा रहे, इसलिए किसका ऊपर जो देशद्रोह का जो आरोप लगाना चाहिए था, केस लगाना चाहिए था, उनके ऊपर कोई केस नहीं है। जो हमारी जो सांसद का मेंबर भी एक जो राइट क्रिएट करने वाला जैसा भाषण देती है, फिर भी जो हमारी संसद उनको संसद में गृह मंत्री ये बोल रहे कि उनका कोई दोष नहीं है। कन्हैया कुमार को अरेस्ट करती है पहले, इसके बाद फिर ढूंढ लेती है जो एंटी नेशनल जो सेडिशन का चार्ज लगाने के लिए, उसके लिए फिर जो एविडेंस ढूंढ लेती है। पहले एविडेंस के बगैर आप अरेस्ट कर लेती है, पुलिस की जो कस्टडी में देती है, फिर जेल में देती है। तो ये मैं इस सवाल को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं करना चाहता। मैं जो पाटीदारों का आंदोलन था, आरक्षण के लिए आंदोलन था, वहां पर उनका जो नेता था हार्दिक पटेल, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। और जाट आंदोलन हुआ हरियाणा में जिसमें हिंसा हुई है, उसके बावजूद किसी पर भी देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला। मैं कानून में जो ये विडंबना है इसको समझना चाहता हूं, ये क्या है? क्यों हरियाणा में एक भी आदमी देशद्रोही नहीं माना जाता? क्या वो बहुत सबल हैं इसलिए, मजबूत हैं इसलिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे? शैलेश जी, ये बात समझना है हमें। जो स्टेट के अंदर ये चीज होती है तो उसी राज्य में जो सरकार है उसी सरकार को तुरंत इंटरवीन करने का जरूरत है। उसका जो दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को जो निभाने की बात है वो ये दोनों राज्यों के अंदर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री लोग हैं उन लोगों ने ठीक तरीके से उसको हैंडल नहीं किया। इस वजह से इतना भयंकर रूप से वो आंदोलन बदल गया है, बहुत सारी नुकसान हो गया, बहुत सारी जो उल्लंघन हो गया कानून का। और ये सरकार का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस राज्य की सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारी संविधान में जो चीज बताया है, देश को, राज्य को कैसे जो रूल करना है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसी तरीके का रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो दोनों राज्य की सरकार, ये बात है कि दोनों में बीजेपी के सरकार है, वो दोनों फेल हो चुकी है। इसलिए उस आंदोलन को इतना बड़ा होने के लिए पहले छोड़ दिया, फिर अपने हाथ में नहीं है, फिर आपने सबसे अच्छा एक हथियार ये है कि देशद्रोह की हथियार, वो किसी का ऊपर जो वो सेक्शन लगा के केस डालना, फिर केस करना, फिर जेल में डालना, लंबे समय तक मुकदमा चलेगा। एनी जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आता हूं फिर आपके पास। मैं इस बात को अब फिर मैं आपके पास ले आता हूं। शायद कोई चिंतक ही इस पर बोल सकता है कि आखिरकार ये विडंबना क्यों देखी जाती है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के भाषण से हिंसा फैलती है तो देशद्रोह हो सकता है। केदारनाथ सिंह के मामले में हार्दिक पटेल, वहां भी थोड़ी हिंसा हुई थी, लेकिन हिंसा किसी जाति को आरक्षण देने के लिए हिंसा की अगर बात करें तो हरियाणा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन यहां कार्रवाई नहीं होती है। ये क्या विडंबना है? कल मैं मॉर्निंग वॉक पर था और हम लोग यही बातें कर रहे थे कि जो 8-10 जो नौजवान थे जो जेएनयू के बाहर से आकर वहाँ नारा लगा रहे थे, सरकार उनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है। तो एक सामान्य से आदमी जो रिटायर हो गए हैं सर्विस से, उन्होंने कहा कि प्रसाद जी आप इतने भोले मत बनिए, सरकार जो एंटी इंडिया स्लोगन जो लगाए हैं उनको इसलिए नहीं पकड़ रही है क्योंकि कश्मीर में फिर सरकार बनानी उन्हीं के साथ, पीटीपी के साथ, जो अफजल गुरु को अपना मानता है शहीद है। तो ये देखिए कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी। ये जो राष्ट्रवाद है, जो वंदे मातरम वाला राष्ट्रवाद है, यह जाति व्यवस्था के घोंसले में है। तो जाति व्यवस्था पर जो भी प्रहार करेगा वह राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, देश विरोधी हो जाएगा, और जो एक्चुअल में एंटी इंडिया स्लोगन देगा उसके साथ सरकार बना लेंगे ये लोग। ये कैसा अजीब सा ये माहौल देश में हो गया है। जी, आपका जो सवाल है, जी, जो आपने बार बार पूछने की कोशिश की हार्दिक पटेल पे देशद्रोह क्यों लगा और हरियाणा में क्यों नहीं लगा, दरअसल, और वो जुड़ा हुआ है नेहरू जी के उससे भी। दरअसल कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है
तो उसका व्यवहार बदल जाता है। और सत्ता में आने के बाद वो फिर उन्हीं सारे कानूनों को, उन्हीं सारे दमनकारी कानूनों को अपने विरोध में उठने वाले हर स्वर को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इसलिए चल रहे हैं, इमरजेंसी में कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, जयप्रकाश नारायण से लेकर के तमाम सारे नेताओं को मीसा के तहत जेल में बंद किया गया, विदेशी साजिश के आरोप लगे, सब लगे, हम लोगों को याद है। अब उस दौर में हम लोग थे, सचेतन थे। उसके बाद अब ये ताजे मामले सामने हैं। आनंदीबेन पटेल की सरकार हार्दिक पटेल पर ये एक्चुअली राजद्रोह है, जो सेडिशन है उसका अर्थ है राजद्रोह कानूनी भाषा में। राजद्रोह और देशद्रोह अलग अलग चीज है। अब राजद्रोह यानी सिस्टम, स्टेट के खिलाफ आप विद्रोह कर रहे हैं तो उस पर लगा दिया जाता है। फिर खट्टर साहब की सरकार नहीं लगा पाती है, हालांकि वहां भी एक सज्जन पे मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया है वो इसका, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। भाजपा के सांसद सैनी साहब ऐसे बयान देते हैं कि जो एक तरफा बिल्कुल बयान देते हैं, एकदम वायलेट करने वाले, वो उनकी खाली निंदा कर दी जाती है, वो भी बहुत बाद में। तो ये जो राजनीतिक पार्टियों का दोहरा चरित्र आंदोलन भड़का था, या असीम त्रिवेदी का उदाहरण अभी इन्होंने दिया, वो भी कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। ये जो पार्टियों का दोहरा चरित्र है, पाखंडी, जो मैं राजनीति का पाखंड कहता हूं कि जब आप सत्ता में हैं तो आपका चरित्र दूसरा, सत्ता से बाहर है तो आप क्रांतिकारी। तो दरअसल ये सत्ता का चरित्र है। वही हार्दिक पटेल, उसने ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था और वो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता, कहते हैं संघ की विचारधारा की कार्यशाला से निकला हुआ लड़का है। वो कैसे देशद्रोह की बात कर सकता है? क्योंकि संघ तो राष्ट्रवाद की टॉनिक जो है देता है अपनी शिक्षाओं में, तो वो कैसे देशद्रोही हो सकता है? वो अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अवस्थी जी, मैं ये बात, कन्हैया तो वामपंथी है, कहीं से भी वामपंथी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार वो कौन सी स्थितियां हैं जब किसी चीज को राजद्रोह कहा जाए। मैं बताता हूं, अगर देश से अलग होने की बात कोई कर रहा है तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, लेकिन देश के अंदर कहते हैं कि कई छोटे छोटे आंदोलन चलते रहते हैं। शैलेश जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया तो मैं जवाब दूं। जी, भुखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी नारे लगते हैं, लेकिन जब मैंने पूछा कि आप लोग नारा लगाओगे आतंकवाद से आजादी, कोई नहीं बोला। और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इस देश में आतंकवाद नहीं है? क्या आतंकवाद से त्रस्त नहीं है क्या हम लोग? रघुवीर एक सेकंड आप मुझे बोलने दीजिए। रघुवीर साहब की एक कविता है, वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। जब सरोजनी नगर मार्केट में बम फटता है ना, तो वो बम ये नहीं देखता कि आप किस जाति, धर्म, मजहब, पंथ के हैं। लेकिन आतंकवाद से आजादी का कोई नारा जेएनयू में नहीं लगा, माओवाद से आजादी का नारा कोई नारा नहीं लगा। मैं एक माओवाद अलग है, आपने मुझसे सवाल पूछा है, मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने दीजिए। आपने 2-3 उदाहरण दिए, एक उदाहरण आप भूल गए, और ज्यादा पुराना भी नहीं है, वो सिर्फ 2.5-3 साल पुराना उदाहरण है। जलियांवाला बाग एक कांड हुआ था बहुत पहले, लेकिन उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में, दिल्ली में, राजधानी में, रामलीला मैदान पे सोते हुए लोगों पर लाठी, गोली, आंसू गैस बरसाई गई। उसमें तब किसी ने नहीं कहा, राहुल गांधी नहीं गए कि ये आवाज दबाई जा रही है। किसकी सरकार थी तब? शायद पुलिस ने किया था, अब सरकार कर रही है। ये जो दोहरा चरित्र है ना, ये लगातार रामदेव के सोते हुए लोगों पर लाठी, गोली, अश्रु गैस बरसाना, इसके बारे में इनमें से कोई चर्चा नहीं करेगा, सब हंसेंगे। वो नागरिक नहीं थे इस देश के, वो इस देश के नागरिक नहीं थे, ये सब हंसेंगे। ये मैं बात करूंगा तो हंसेंगे आप लोग, उसकी कोई आलोचना नहीं हुई। राहुल गांधी की बात किया, तब देश मीडिया ने की थी, अखबारों ने की थी, हम सब, मैं खुद एक पत्रकार थे, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। विनोद जी, ऐसा किसी ने पुरस्कार वापस नहीं किया, सम्मान वापस नहीं किया, मार्च नहीं निकाला, अपील जारी नहीं की, कुछ नहीं हुआ इस देश में। तो तभी वापस नहीं हुआ, यही मैं कह रहा हूं, ये पोल खुलेंगी सारी। अवस्थी जी, विनोद जी, आप दोनों से, हरिशंकर जी, मैं ये इन्होंने जो बात कही है वो, और जो उसके पहले विनोद जी ने बात की कि एक चरित्र होता है सत्ता का। जब कोई सरकार में होता है, सत्ता में होता है, तो वो सारे कानून जो कि एक पहली नजर में देखने पे लगता है कि ये जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके खिलाफ हैं, उनका वो इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही सरकार से बाहर आता है तो वो कहता है इसको खत्म कर दो, बंद कर दो। तो ये जो उदाहरण है, इसको हम और किसी तरह से लें या नहीं लें, इतना तो है कि कांग्रेस भी किसी भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को बढ़ने नहीं देना चाहती थी, और कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। कई बार कांग्रेस के जमाने में भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें को भी जेल भेज दिया गया था। एक मिनट भाई, सुन लीजिए, फिर हम बोल लें जी। बताइए, ये तो नहीं बात बनेगी ऐसे, तो इंटरप्ट करेंगे तो बात नहीं बनेगी। देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक राजनीतिक पार्टी को चलाना, आंदोलन करना, धरना देना, वो एक अलग पक्ष है,
सरकार को चलाना एक अलग पक्ष है, क्योंकि हमारे साथी जो सरकार में अब है तो वो भी बड़ा अच्छी तरीके से बहुत तेजी से इस बात को समझ रहे हैं कि अब तक हम लोग आंदोलन धरना करते रहे, अब सरकार में बैठे हुए हमारी जिम्मेदारियां और हमारे दायित्व बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एक बात अभी इन्होंने कही आदित्य जी ने, अवस्थी जी ने, कि रामलीला मैदान में, देखिए उससे पहले भी बात उन्होंने कही कि जेएनयू के अंदर किसी आदमी ने आतंकवाद नहीं हो, उसका नाश हो, ऐसा नारा नहीं लगाया। सवाल यह है कि आपकी मानसिकता इतनी जेएनयू के प्रति इतनी कुंठित हो चुकी है कि आप हर हालत में जेएनयू को कुचलना चाहते हैं। जेएनयू में नहीं, सुन लीजिए अब मेरी बात नहीं, रोकिए मत, मैं एक बार रुकिए, मुझे एक बार रुकिए, एक मेरी बात सुनिए। जेएनयू चर्चा चल रही है, नहीं, इसमें जेएनयू का देखिए, आप दिल्ली विश्वविद्यालय आप अभी कहा ना आपने, अभी आपने कहा गलत बयानी करेंगे तो गलत, अभी आपने गलत बयानी करेंगे मैं टोकूंगा, आप गलत बयानी करेंगे मैं टोकूंगा। हरिशंकर जी आप बोलिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए, मैंने आपकी बात को रोका, आप मेरी बात को पूरा बिल्कुल आप बात पूरा कीजिए। हरिशंकर जी बात को, दूसरी बात आप एक सवाल सुन लीजिए, आगे बढ़ रहा हूं, अवस्थी जी आप दोनों एक सवाल सुन लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अवस्थी जी ने जो कहा कि जेएनयू में आतंकवाद के विरोध का नारा कोई नहीं लगाता, मैं सिर्फ ये सूचित करना चाहता हूं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है जेएनयू में, और मुझे नहीं लगता कि कम से कम वो लोग आतंकवाद के खिलाफ नारे नहीं लगाते होंगे। बाकियों को छोड़ दें, हरिशंकर जी ने कहा कि वो आतंकवाद बाकियों को छोड़ दें। सुन लीजिए, आप इनसे पूछिए। नहीं जी अभी इन्होंने आरोप लगाया था कि मैं बताता हूं ना आरोप कैसे लगाए, मैं बताता हूं, सुनिए। आप तमाम तरह के आरोप लगाते रहेंगे, आज पूरे अखबार लिख रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि वो भी हो सकते हैं। सवाल है कोर्ट को प्रूव करने दीजिए, आप कौन फैसला करने वाले हैं कि विद्यार्थी परिषद था या दूसरे नहीं थे। आरोप आपने भी लगाया, आरोप मैंने भी लगा दिया, उसमें क्या? चलिए एक बार हम एनईजी के पास, कि अगर आरोप भी लगाते रहेंगे एक बार हम जरा एनी राजा जी के पास पहुंचते हैं। एनी जी, हमारे पास समय की कमी है, थोड़ी देर से आप जुड़ी। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपका चाहता हूं कि आखिरकार ये जब कोई सत्ता में आता है तो उन्हीं कानूनों का इस्तेमाल करने लगता है जो सत्ता के बाहर जाते ही वो उसका विरोध करता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, ये जो है जनता के खिलाफ है, ये मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो आज ये स्थिति क्यों नहीं बन रही है कि ऐसे कानून जो ब्रिटिश पीरियड में, देशद्रोह का कानून जो ब्रिटिश पीरियड में बना, जिसका नाम लेते ही कुछ अपमान हमारे सामने आते हैं कि लोकमान्य तिलक और गांधी जैसे लोग इस कानून में गिरफ्तार हुए थे, क्यों एक कॉन्सेंसस नहीं बनता कि इस तरह ये और इस तरह के कानून खत्म किए जाएंगे? शैलेश जी, एक बात मैं अभी बताऊं कि ये एक बहुत जो अनफॉर्चुनेट बात है कि जो स्वदेशीवादी लोग हैं वो लोग विदेशी का बनाया हुआ कानून यूज करके इस देश की तमाम जो आवाज है, जो डिसेंट की आवाज है, जो चीजों को ओपोज कर रहे हैं, उसी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। ये अपने आप में एक बहुत आयरॉनिक चीज है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बोला है कि जो सत्ता पे बैठने के वक्त एक चीज है, सत्ता से बाहर जाने से वक्त दूसरी पोजीशन लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कि जो राजनीतिक खेल कुछ जनता की जिंदगी को दावों में लगा के जो राजनीतिक खेल नहीं खेलना है। आपको एक और बार मैं बताती हूँ, जो हमारी पार्टी सीपीआई की जो राज्यसभा की मेंबर, उन्होंने 2011 में इस कानून को जो सेडिशन लॉ को जो हमारी कानून व्यवस्था से निकालने के लिए जो प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे जो पार्लियामेंट के अंदर, उसका ऊपर चर्चा भी हो गया। जो प्राइवेट मेंबर बिल वोटिंग में आया था, फिर वोट के वक्त सब लोग, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ वोट किए, वो जो पास नहीं हुआ। तो ये हमारी जो वामपंथी पार्टियों के लिए और जो हमारी पार्टी सीपीआई के लिए अपनी देश की जनता की जिंदगी को खेलना, जिंदगी के साथ खेल खेलना हम समझती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी पार्टी भी सत्ते पे बैठ के जनता की जिंदगी के साथ खेलना हम नहीं मानती हूँ। इसलिए मैं हमारे पास समय की कमी है, इसलिए बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आज जो स्थिति है, इस कानून पे बहुत चर्चा हो रही है, इस कानून को, देशद्रोह के कानून को 124A को समाप्त किया जाना चाहिए या नहीं? ये मैं बोल रही, देखो ये हमारी देश के अंदर जो ये कानून को बिल्कुल समाप्त करने के समाप्त किया जाना चाहिए। एनी जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा, आपसे यही सवाल पूछता हूं मैं सीधे, हाँ या ना की तरह बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, हमारे पास समय की भी कमी है, कि देशद्रोह के इस कानून को खत्म किया जाना चाहिए या नहीं? तुरंत कल ही खत्म कर देना चाहिए।
ये पाखंड सत्ता का क्या का आपने कहा था? सत्ता राजनीति का पाखंड और हाँ, पाखंड है। ये दोनों पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सारे लोग इस्तेमाल करते खत्म किया जाना चाहिए। विनोद जी, मुझे लगता है कि देशद्रोह का कानून जो है इसमें संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जब आपको ऐसे कानून जरूरत पड़ सकती है, तो इसमें संशोधन किया जाना चाहिए कि इस तरह पुलिस दुरुपयोग करती हमारे है। पास बोलने और लिखने पर, हाँ वही पर ये कानून सिर्फ दो ही चीजों पे अंकुश लगाता है, एक बोलने पर और लिखने पर। लेकिन साथ में कंडीशन भी लगाता है, अगर उससे हिंसा हो तब उस कंडीशन को कोई नहीं देखता है। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जाहिर है कि एक्ट में उस तरह के प्रोविजन नहीं है, आना बहुत चाहिए। वेग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आपके हिसाब से संशोधित रूप में लागू होना चाहिए। अवस्थी जी, अवस्थी जी। नहीं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट हूं कि देश को तोड़ने या उसके खिलाफ कोई भी साजिश करने हमारे लिए ये आवश्यक हो कि ऐसा एक कानून होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर देश के खिलाफ कोई साजिश करता है, उसमें कोई देश कोई अलग नहीं है, मैं ही देश हूं, मैं भी देश हूं, मेरे खिलाफ वो साजिश है। इसलिए मैं कैसे कह सकता हूं कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले के खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए? कानून होना चाहिए, कहीं रहना चाहिए। जी, अभी तो मैंने कहा संशोधन होना जफर साहब, उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, कर रहा है आप ये फिर असहिष्णुता हो जाएगी। एक्ट अंग्रेजों के जमाने का है, इसमें संशोधन जरूर करना चाहिए। ऐसा संशोधन करना चाहिए कि आज जो ये लोग जो ऐसे नारे दे रहे हैं, स्लोगन्स दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल ऐसा संशोधन की वजह से नारे ना दे कोई, और अगर नारा कोई दे तो उसके लिए एक ही कानून हो जो सीधे अंदर ले जाए और उसमें कोई छुटकारे की सवाल नहीं हो। बिल्कुल नारे के बावजूद होना चाहिए। हरिशंकर जी, देखिए ऐसा है, अभी सभी लोगों ने अपने विचार रखे हैं, अवस्थी जी ने भी कहा, सबने कहा है, और कानून को खत्म करने से समस्या का हल नहीं होता है। कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस चीज को देखने की जरूरत है। और कानून में संशोधन ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी जरूरत पड़े कानून का संशोधन हो, कानून में संशोधन हो, लेकिन कानून को खत्म कर दे। कितने कानून खत्म करेंगे आप? इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ लोगों का देश है, कितने कानून यहाँ बने हुए हैं। आगे इस देश को एक रखना, संभाल के रखना, तमाम चीजों को इकट्ठा रखना, ऐसा नहीं होता है। क्यों करती थी? ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया भाई। आप लोगों को क्या हिस्ट्री बता हम लोग नहीं, सब लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, आ जाइए सब। हम सभी लोगों को इस बात पर सहमत होना चाहिए कि नौजवान होना देशद्रोह नहीं है। नौजवान होना देशद्रोह नहीं है, बिल्कुल। यहाँ जो ओपिनियन हमने ली है उसके हिसाब से मैं देखता हूं कि अभी भी जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार सत्ता में बनी रहती है, उनकी राय ये है कि भले ही संशोधित रूप में, लेकिन इस कानून को रहना चाहिए। और जो लोग स्वतंत्र चिंतक हैं उनमें उनकी वो अल्पसंख्यक हैं, मतलब वो चाहते हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन खत्म होता हुआ दिखता नहीं है। आप क्या चाहते हो बताओ? आप चाहते हो, आप सवाल पूछना चाहते हैं? चलिए जल्द संक्षेप में पूछिए। जी सर, बीजेपी प्रवक्ता और आरएसएस प्रचारक से मेरा सवाल ये है कि अगर जो आरोप लगे हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स पर, अगर वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं और वो वीडियो फेक निकलती है, तो क्या ये दोनों यहीं पर आकर के माफी मांगेंगे जो इन्होंने देशद्रोही कहा है सबको? अवस्थी जी, आप बोलना चाहते हैं? दोनों से बोलिए। मैं यहाँ नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति, पहली बात ये कि ये तो सच है कि नारे लगे, इन लोगों ने लगाए या नहीं लगाए, एक इसकी बात नहीं, ये बात एक गलती है। अब मेरी बात सुन तो लीजिए ना। जेएनयू में नारे लगे, ये भी सच है कि वो भी डॉक्टर है। जेएनयू की जगह रावलपिंडी में लग रहे थे वो नारे। नहीं, वो जेएनयू में नारे लग रहे थे। जेएनयू, अगर मैं अपनी कॉलेज का प्रेसिडेंट हूं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे कॉलेज के भीतर कोई देश का विरोधी नारे नहीं लगा सकता। ये मेरी जिम्मेदारी है। लगते हैं सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। कश्मीर में नारे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सुनिए, अगर जी हमारे पास समय की कमी है, इसलिए मैं अब आपको रोकना चाहूंगा। जफर साहब, मैं माफी चाहूंगा कि मैं इसको बहस को आगे नहीं बढ़ा सकता। एनी जी, आपको इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी मेहमानों को और साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले नौजवान जनता को धन्यवाद देता हूं। इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।